वेलकम टू उद्दीवाला। स्वागत है आपका एक बार फिर। आज हम लेकर आ गए हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो है वो क्या बताती है, कैसे बताती है, ये सब चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो है वो एक्चुअली क्या बताती है, किसी भी कंपाउंड में उसके सेंट्रल एटम के चारों ओर जितने भी उस सेंट्रल एटम के चारों ओर इस सेंट्रल एटम के चारों ओर जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर्स हों और चाहे वो लोन पेयर्स हों, वो किस तरह से बिहेव करते हैं ये बताती है। तो देखो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने पहले से लिख के रखे हुए हैं। तो देखो पहले इसको रीड करते हैं, समझते हैं, उसके बाद में हम ये भी बताएंगे कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है ये क्या क्या बताती है। ये हमने मेन चीज तो आपको बता दी कि जो सेंट्रल एटम है उसके चारों ओर जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, किस तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है, ये तो हमने आपको बता दी। लेकिन हम इसी से हम क्या क्या बता सकते हैं, इसी से हम उस कंपाउंड की ज्योमेट्री बता सकते हैं, कंपाउंड की शेप बता सकते हैं, उसमें एंगल बता सकते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। ठीक है ना। तो हम वही डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आइए चलो देखते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका, इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर एंड रिमेन फार अपार्ट। यानी कि किसी भी कंपाउंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो एटम्स होते हैं और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। यानी कि हम ये कहेंगे कि जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है। यानी कि जिससे बॉन्ड बन रहा होगा, जिन इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा होगा उसे हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर, और जिनसे बॉन्ड नहीं बनना होगा उन्हें हम बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर एंड रिमेन फार अपार्ट। यानी कि जो सेंट्रल एटम के चारों ओर जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो और चाहे वो लोन पेयर हो, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है ना, और एक दूसरे को रिपेल करके वो दूर दूर रहना चाहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। ये पॉइंट अभी हम बाद में बताएंगे थोड़ा सा, ये पॉइंट खत्म होने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। यानी कि इसके चारों ओर जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चाहे वो लोन पेयर और चाहे वो बॉन्ड पेयर, तो जितने टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उतना ही टाइप का उसका रिपल्शन होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लोन पेयर का रिपल्शन अलग टाइप का होगा और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन अलग टाइप का होगा। ठीक है, इस पॉइंट में ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन द लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। यानी कि किसी भी कंपाउंड की, यानी कि कंपाउंड H2O, किसी भी कंपाउंड की जो ज्योमेट्री डिपेंड करेगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर और बॉन्ड पेयर्स लोन पेयर पर और बॉन्ड पेयर। यानी कि लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों ही डिसाइड करते हैं कि उस कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। शेप डिपेंड्स अपॉन ओनली बॉन्ड पेयर्स। जो कंपाउंड है उसकी जो शेप होगी वो डिसाइड होगी किससे, बॉन्ड पेयर से। दो चीजें इसमें हो गई हैं, ज्योमेट्री डिसाइड हो रही है उसके बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से, और शेप डिसाइड हो रही है उसके केवल और केवल बॉन्ड पेयर से। ठीक है ना, ये जो बॉन्ड पेयर्स है उससे डिसाइड हो रही है। लोन पेयर का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है, लोन पेयर का, इन लोन पेयर्स का इसमें कोई रोल नहीं होगा, किसमें, शेप में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर है 5। इफ जीरो लोन पेयर देन ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। ये कह रहे हैं इफ जीरो लोन पेयर देन ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। यानी कि हम ये कह रहे हैं किसी भी कंपाउंड पर अगर एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जो उसकी ज्योमेट्री होगी वही उसकी शेप होगी। बात क्लियर, ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड पर एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी यहां पर तो भाई 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड पर एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो उसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों ही सेम रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ एनी लोन पेयर प्रेजेंट, अगर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो शेप में डिफरेंट।
अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी जैसे ही लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसकी शेप डिफरेंट होगी। बात क्लियर है? ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अच्छा, इस पॉइंट के लिए हमने कहा था अभी बताएंगे, तो हम इसको अब कर लेते हैं डिस्कस। तो ये क्या है? ये ऑर्डर ऑफ रिपल्सन है। क्या है ये? ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। कैसे कहेंगे? देखो इसमें ध्यान से देखेंगे, लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। देखो इधर क्या है? लोन पेयर यानी ये देखो, लोन पेयर का रिपल्शन, इनका जो रिपल्शन होगा, इसका रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। बात क्लियर? अच्छा, फिर उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर। देखो ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, तो इनका रिपल्शन इससे कम होगा, इसका रिपल्शन इससे कम होगा, इसका सबसे ज्यादा, इसका उससे कम। अच्छा, आगे चलते हैं। बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सबसे कम होगा, यानी एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है, तो हम ये कहेंगे बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन होगा वो सबसे कम होगा, यानी सबसे ज्यादा इसमें, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें। ये बात यहां तक क्लियर हो गई है? अगर क्लियर होगी तो यस लिखो। कहाँ? कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में क्या लिखोगे? यस। ओके, आगे चलते हैं भाई। ये बात आपकी क्लियर हो गई, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के ये मेन पॉइंट्स थे। क्या थे ये? मेन पॉइंट्स। अच्छा, अब हम इसमें ज्योमेट्री, शेप, एंगल और उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें, ठीक है ना? सिर्फ हमें क्या करना है, हमें, अच्छा, ये सब चीजें निकालने के लिए हमें वैल्यू ऑफ जेड निकालना आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए? वैल्यू ऑफ जेड। और वैल्यू ऑफ जेड क्या? आप कहोगे सर ये क्या है? तो हम कहेंगे वैल्यू ऑफ जेड है किसी भी कंपाउंड में उसके सेंट्रल एटम पर प्रेजेंट नंबर ऑफ लोन पेयर एंड नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। यानी कि हम ये कहेंगे कुल मिलाकर उसके जो सेंट्रल एटम है उसके चारों ओर कितने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हैं कुल मिलाकर के, तो वो होती है वैल्यू ऑफ जेड। अच्छा, उसको निकालते कैसे? अच्छा, निकालने के लिए हम इसे इरेज कर देते हैं। सभी लोग नोट कर लेंगे भाई, ठीक है ना? इसको वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे, इसे नोट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे काम आने वाले हैं, ठीक है? तो इसको नोट कर लेंगे, हम इसे मिटाने वाले हैं। ओके, यहां से हम इसे इरेज कर देते हैं। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ जेड। भाई आपको शेप निकालने के लिए, ज्योमेट्री निकालने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? वैल्यू ऑफ जेड निकालना आना चाहिए, ठीक है ना? तो वैल्यू ऑफ जेड, देखो ये क्या है? वैल्यू ऑफ जेड भाई इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है जो हमारे गुरुजन बताते हैं। वो क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है ना? ठीक है, प्लस मोनोवैलेंट एटम, यानी कि किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ठीक है, प्लस एनायन, क्लियर है, माइनस कैटाइन। अब भाई ये क्या होता है? एनायन क्या होते हैं? एनायन होते हैं, आपको पता है ना, एनायन मतलब कि किसी भी एटम के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ एटम के द्वारा लिया गया इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी अगर हम कोई कंपाउंड लेंगे तो उस पर माइनस चार्ज क्या है तो वो होगा एनाइन, और उस कंपाउंड पर प्लस चार्ज होगा तो उसे हम बोलेंगे कैटाइन। ये बात क्लियर हो गई है? वी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ए मतलब मोनोवैलेंट एटम, अभी बताएंगे। प्लस एनाइन मतलब उस कंपाउंड पर माइनस चार्ज कितना है, माइनस कैटाइन, यानी कि उस कंपाउंड पर प्लस चार्ज कितना है, ठीक है? चलो भाई एग्जांपल ले लेते हैं वैल्यू ऑफ जेड के लिए। पहले हम वैल्यू ऑफ जेड ही सीखेंगे, उसके बाद में ही हम शेप, ज्योमेट्री, ये सब चीजें निकालेंगे, ठीक है? पहले मान लेते हैं हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे सिंपलर कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्या है? मीथेन। इसका देख लेंगे भाई, वैल्यू ऑफ जेड निकालेंगे। जेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? भाई सेंट्रल एटम का क्या लिख लेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला तो हमारा सेम रहेगा बिल्कुल। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके? सेंट्रल एटम के। जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो सेंट्रल एटम के लिए ही कर रहे हैं हम, ठीक है? चलेंगे आगे करते हैं। तो कार्बन का कितना होता है भाई एटॉमिक नंबर? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है भाई 6, ठीक है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,4। अब इधर देख लेंगे, इसका हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4, हमने लिख दिया, प्लस मोनोवैलेंट
मोनो, अब आप कहोगे सर मोनोवैलेंट एटम तो आपने समझाया नहीं था, फिर तो मोनोवैलेंट एटम समझ लेंगे क्या होता है। मोनोवैलेंट एटम होता है ऐसे एटम जिसकी वैलेंसी 1 होती है, ऐसे एटम्स जिनकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। तो ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी 1 होती है और वो सेंट्रल एटम से अटैच होते हैं, उनको बोलेंगे हम मोनोवैलेंट एटम। तो देखो इसमें मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 4, तो भाई हम यहाँ लिख लेंगे 4 प्लस एनायन। इस कंपाउंड पर कोई माइनस चार्ज दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं दिखाई दे रहा हो, दिख रहा है? अरे नहीं भाई, 0 है, ठीक है ना। चले आगे चलते हैं। माइनस कैटाइन, इस पर कोई आपको प्लस चार्ज दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना, तो 0 बोलो फिर, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही सॉल्व करेंगे भैया इसको, तो क्या हो जाएगा 8 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। कितनी वैल्यू आ गई इसकी? 4। वैल्यू ऑफ जेड निकालना आ गया? अभी नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, एक और निकाल लेते हैं। ये आ गया? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं आ गया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ऑफ जेड आ गई 4। इसी वैल्यू ऑफ जेड के बेस पर हम सारी कहानी बनाएंगे, ठीक है। चलेंगे, अब ये वैल्यू ऑफ जेड आ गया। आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है जिससे आप भूलें नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हम आगे इसी पर काम करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हटा दें इसको, ओके ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम किसका, मान लेते हैं हम ले लेते हैं H2O जो हमारा लिखा हुआ था इधर, ठीक है। H2O ले लेते हैं। H2O में सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम है आपका ऑक्सीजन। इसमें निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ जेड। वैल्यू ऑफ जेड के लिए फॉर्मूला वही, लेकिन कंपाउंड नया। फॉर्मूला वही लेकिन कंपाउंड नया, ठीक है भाई, कंपाउंड नया है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना होता है भाई? 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6 होंगे। प्लस मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम हमने बताया था जिसकी वैलेंसी 1 होती है वही आपका मोनोवैलेंट एटम होता है, जो कि सेंट्रल एटम से अटैच होता है। तो सेंट्रल एटम से अटैच है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। तो भाई कितने कितने एटम्स हैं आपके? एटम्स हैं 2, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। ओके, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। प्लस एनाइंस, इस पर कोई आपको माइनस चार्ज दिखाई दे रहा है आपको? नहीं ना, तो 0 बोलो। माइनस कैटाइन, इस पर कोई प्लस चार्ज दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं, तो 0 बोलेंगे। कुछ स्टूडेंट तो बिल्कुल शांत होकर देखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 8, इसको हम कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई 4। इसकी भी वैल्यू आ गई है 4। क्या वैल्यू ऑफ जेड आ गई है 4? निकालना आ रहा है, कोई समस्या है? नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट करेंगे। क्या करेंगे? इसको नोट हटा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेंगे हम, BeCl2। कोई समस्या है? नहीं है। वैल्यू ऑफ जेड निकालेंगे भाई इसमें, वैल्यू ऑफ जेड। अब आप कहोगे सर आप वैल्यू ऑफ जेड ही निकलवाते चले जा रहे हैं, कुछ और भी बताएंगे। अरे बताएंगे भाई, पहले वैल्यू ऑफ जेड तो निकालना सीख लो सही से, ठीक है। वैल्यू ऑफ जेड निकालेंगे। वैल्यू ऑफ जेड, अच्छा कौन पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ जेड क्या होती है? वैल्यू ऑफ जेड होती है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अरे भाई लिख लो ना इधर, जेड इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। कोई समस्या नहीं है? ओके, हटा दें इसको, ठीक है। अब देख लेंगे वैल्यू ऑफ जेड में इसका 1/2 मल्टीप्लाई क्या होगा इसमें, बी सेंट्रल एटम क्या है, बी इसका कितना होता है? इसके 4 होते हैं। क्या होते हैं इसके? 4 होते हैं, पक्का, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो भाई 2 2, ठीक है। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 2 प्लस मोनोवैलेंट एटम क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, हम पहले ही बता चुके हैं, जिसकी वैलेंसी 1 होगी वही आपका मोनोवैलेंट एटम होगा, समझ गए। तो इसमें क्लोरीन कितने अटैच्ड हैं? इसमें 2 अटैच्ड हैं, तो यहाँ लिख देंगे 2 प्लस एनाइन, कोई आपको माइनस चार्ज दिखाई दे रहा है इस पे? नहीं, तो 0 लिखेंगे। माइनस कोई कैटाइन यानी कि प्लस चार्ज दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, ओके, तो लिख लेंगे 0। तो कितना आ गया इसका? 1/2 मल्टीप्लाई 4, और यहाँ पर आ गया आपका कट करके कितना आ गया? 2, यानी वैल्यू ऑफ जेड आ गई 2। आई होप कि आपको वैल्यू ऑफ जेड निकालना आ गया होगा, ठीक है ना। अगर आपको वैल्यू ऑफ जेड निकालना आ गया है तो फिर हम आगे चलें, ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे, जो कि इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है, और इसी से सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। अगर मान लो आपसे कोई ये पूछता है कि इसका
हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मान लेंगे कोई भी अगर कंपाउंड आपको दे दिया और कंपाउंड देकर के पूछते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए जरा, तो आप बता सकते हैं। अगर पूछता आपसे इसका इसमें एंगल बताइए जरा, तो आप बता सकते हैं। इसकी ज्योमेट्री बताइए जरा, बता सकते हैं। शेप बताइए जरा, बिल्कुल बता सकते हैं। चलो भाई, अब हमें वैल्यू ऑफ जेड हमने निकालना सीख लिया है। तो अब हमने जब सीख ही लिया है तो हम उस पर थोड़ी सी काम कर लेते हैं। अब देखो हम इसमें एक टेबल बना रहे हैं, यहाँ लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं उसमें। यहाँ लिखेंगे बॉन्ड पेयर, क्या लिखेंगे बॉन्ड पेयर, ठीक है। यहाँ लिख देंगे ज्योमेट्री, क्या लिख देंगे यहाँ ज्योमेट्री उस कंपाउंड की। अगर मान लो किसी कंपाउंड की वैल्यू ऑफ जेड 4 आ गई है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी भैया हम बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, ये छोटा हो रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं बड़ा, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री यानी किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री हमें यहाँ बना कर दिखानी है। नेक्स्ट है आपका शेप, क्या होगा उसका, ठीक है, उसका शेप क्या होगा। अब भाई शेप भी हमने छोटा कॉलम बना लिया हमने यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट है आपका एंगल, क्या होगा एंगल। उसके बाद में भाई यहाँ छोटा लिख लेंगे हाइब्रिडाइजेशन, क्या लिखेंगे अरे भाई बहुत छोटा हो रहा है एंगल, छोटा कर लेंगे इसको, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, अरे भाई ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन लिख लेना इसको, ठीक है। ये क्या होना हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलेंगे भाई, पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ जेड। अगर आपकी किसी भी कंपाउंड की 1 आ जाती है तो क्या आ जाती है 1 आ जाएगी, क्या अजीब बात कर रहे हो। किसी की भी वैल्यू ऑफ जेड किसी की 1 नहीं आएगी। अगर मान लो आ भी जाती है तो हम उस पर कोई डिस्कस नहीं करेंगे, हम करेंगे वैल्यू ऑफ जेड अगर आपकी 2 आ जाती है तो, ठीक है ना। अगर किसी कंपाउंड की वैल्यू ऑफ जेड 1 आ रही है तो हमें कमेंट करो जरा, ठीक है ना। और कौन से कंपाउंड की आ रही है वो भी बताना। तो वैल्यू ऑफ जेड अगर मान लो आपके पास आ जाती है 2, तो और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अच्छा आपने एक चीज और नहीं सीखी आपने। अगर हमें किसी भी कंपाउंड में अगर हमने वैल्यू ऑफ जेड निकाल ली है और हमें ये पता करना है कि उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो भाई इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लो, लोन पेयर इज इक्वल टू जेड माइनस नंबर ऑफ एटम, बहुत पास लिख दिया है, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, ये आपका फॉर्मूला है, लिख लेना भाई, ये बहुत काम आने वाला है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ जेड माइनस नंबर ऑफ एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम। किसी भी कंपाउंड पर जो भी एटम्स अटैच्ड हैं उनको माइनस कर देना है वैल्यू ऑफ जेड में से, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लेना, हर जगह ये काम आएगा, ठीक है। बार बार नहीं लिखेंगे भाई, ठीक है, बार बार हम ये नोट नहीं करेंगे, इसलिए आपको ये नोट कर लेना है। डन, डील डन, ओके। अगर मान लेते हैं वैल्यू ऑफ जेड आ जाती है आपकी 2 और लोन पे इलेक्ट्रॉन है 0 और बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है 2, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी भाई। मान लेते हैं वैल्यू ऑफ जेड 2 आई है, लोन पे इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो उसमें एटम कितने होंगे 2, ओके। तो मान लेते हैं कोई एक एटम, ये है हमारा सेंट्रल एटम, और 2 एटम है ये वाले, एक ही। अब भाई अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, दोनों एटम कहाँ जाएंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि वो ऐसी जगह पर एडजस्ट होंगे, यानी कि इस एटम के चारों ओर ऐसी जगह पर एडजस्ट होंगे जहां पर रिपल्शन बिल्कुल मिनिमम होगा। क्या होगा, जहां पर इन दोनों में आपस में रिपल्शन बिल्कुल मिनिमम होगा, वहां पर जाके एडजस्ट होंगे ना, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी कैसी होगी, लीनियर। देखो कैसी दिख रही है, लीनियर, तो ज्योमेट्री लिख देंगे इसमें लीनियर, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमने कहा था कि अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो हमने पॉइंट्स लिखवाए थे उसमें जो 5-6 जो पॉइंट्स थे, उस पॉइंट्स में आपने देखा होगा कि अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 है तो जो इसकी ज्योमेट्री है वही इसकी शेप होगी, तो इसकी शेप भी क्या होगी भाई, इसकी शेप भी क्या होगी, लीनियर। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर, लीनियर, हो गया लीनियर।
अच्छा, ये बात तो क्लियर होगी, ज्योमेट्री लीनियर हो गई, शेप उसकी लीनियर हो गई है, बात क्लियर है। अब इसमें देख लेंगे इसका एंगल क्या होगा। भैया देख लो इधर, हमें पता है किसी किसी भी एक पॉइंट के चारों ओर जो एंगल होता है कुल मिलाकर वो कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। अच्छा, इसमें इस एंगल को देखना जरा कितना है ये 180 डिग्री ना, इसमें भी कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई 180 डिग्री। कोई समस्या है नहीं है, किसको है नहीं होगी, ठीक है। चलो, अगर वैल्यू ऑफ जेड 2 है तो भैया हाइब्रिडेशन क्या होगा। हाइब्रिडेशन के लिए एक फॉर्मूला हमारे गुरुजन बताते हैं, वो क्या बताते हैं, ये हमारा एक फॉर्मूला है 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 3 हैं ये आपके डी के हैं, ये जो 3 हैं ये आपके पी के हैं, और ये जो है ये एस का है। हम बार बार नहीं लिखेंगे भाई, नोट कर लेना इसको, ठीक है ना, ये बार बार काम आएगा। अगर मान लेते हैं वैल्यू ऑफ जेड क्या है आपकी 2 है, क्या है आपकी वैल्यू ऑफ जेड 2, तो यहां पर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये आपके जो बने हुए हैं 1 2 इनको काउंट कर लेंगे। कितने हमारे पास में वैल्यू ऑफ जेड है 2, तो 1 एंड 2, तो 1 तो है एस का, एंड अगला है किसका पी का, किसका है पी का, तो कितने हो गए एस पी। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या एस। किसी को कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक। आपने अगर मान लो कोई भी कंपाउंड है जिसमें अभी हमने निकाला था BeCl2 में वैल्यू ऑफ जेड कितनी आ रही थी 2 आ रही थी, उसमें कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था नहीं था, तो निकाल लो, है ना, मतलब आपको पता नहीं तो निकाल लो ना भाई। वैल्यू ऑफ जेड माइनस नंबर ऑफ एटम अटैच्ड, तो वैल्यू ऑफ जेड कितनी आई थी उसकी 2, उसमें एटम कितनी अटैच थे 2, तो z माइनस 2 कितना हो गया 0। इट मीन्स कि उसकी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 0। तो जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 थे तो BeCl2 की ज्योमेट्री क्या होगी लीनियर, शेप क्या होगी लीनियर, एंगल कितना होगा उसमें दो एटम्स के बीच में होगा 180 डिग्री, हाइब्रिडेशन क्या होगा उसमें sp। क्लियर, चलेंगे भाई। अब चलते हैं हम वैल्यू ऑफ जेड अगर 1 है, सॉरी 2 है, अगर वैल्यू ऑफ जेड 2 है और लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 1 है, तो केस कैसा बनेगा भाई। अगर किसी भी सेंट्रल एटम से एक एटम अटैच हो रहा है तो वहां पर हम ज्योमेट्री की, शेप की, एंगल की बात हम नहीं करते हैं, ठीक है, बात क्लियर है। हम चलते हैं आगे। तो भाई ये अगर मान लो वैल्यू ऑफ जेड आ गई 3 और उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है 0, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, और उसमें बॉन्ड पेयर है 3। भाई लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं आता है तो हमने जो फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर उससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर मान लेंगे वैल्यू ऑफ जेड 3 है, लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 3 है, तो भाई हमें पता है वैल्यू ऑफ जेड क्या है 3, बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, तो इसका मतलब उसमें एटम कितने होंगे 3, और वो किसी भी एक सेंट्रल एटम से अटैच होंगे, कितने एटम 3 एटम। तो देखो भाई, और वो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी कहाँ कहाँ एडजस्ट होंगे, उसके सेंट्रल एटम के चारों ओर कहाँ कहाँ एडजस्ट होंगे, वहां एडजस्ट होंगे जहां उन्हें सबसे कम रिपल्सन मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा दूर दूर, सबसे ज्यादा दूर दूर रहना चाहेंगे, बात क्लियर, सबसे ज्यादा दूर दूर, ठीक, बात क्लियर। तो देखो एक एटम यहां होगा, एक एटम यहां होगा, एक एटम यहां होगा, बात क्लियर है। तो ज्योमेट्री कैसी दिख रही है भैया आपको, ये एक प्लेन में है, यानी कि कोई भी एक प्लेन है, यानी कि ये एक सेंट्रल एटम है, एक ये प्लेन है, इस प्लेन के इधर इधर इधर, तो इसकी शेप ज्योमेट्री क्या होगी इसकी होगी ट्राइगोनल, दिखाई दे रही ना ऐसे करके, ट्राइगोनल 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 दिखाई दे रही है, तो यहाँ लिख देंगे ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर। अब प्लेनर क्यों लिख रहे हो सर, प्लेनर इसलिए लिख रहे हैं बेटा जी कि ये प्लेन में है, ठीक है ना, किस में है ये प्लेन में। अच्छा आगे चलते हैं, इसकी शेप क्या होगी भाई। हमने आपको बताया था कि अगर वैल्यू ऑफ जेड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर सेम है, उसमें कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसकी ज्योमेट्री एंड शेप क्या रहेगी भाई, उसकी ज्योमेट्री और शेप बिल्कुल सेम रहेगी। तो इसलिए ये भी इसकी ज्योमेट्री एंड शेप दोनों ही क्या रहेंगी सेम रहेंगी, ठीक है। अब ये 3 एटम है और ये कहाँ है हमारे प्लेन में है, और कैसी दिख रही है इसकी शेप आपको दिख रही है ट्राइगोनल प्लेनर, कैसी दिख रही है आपको ट्राइगोनल प्लेनर, बात क्लियर है, कोई समस्या नहीं होगी। चलते हैं भाई एंगल की बात कर लेते हैं।
तो अगर इस तरह से एटम एडजस्ट हो रहे हैं तो भाई देखो, हमें पता है किसी भी एक एटम के पूरा एक सर्कल कितने एंगल का होता है, पूरा 360 डिग्री सर। तो ये कितने एंगल बने हुए हैं, इक्वल 3। तो 360 डिग्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया भैया, जरा करना कैलकुलेटर, हमें तो मैथ आती नहीं है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो भाई इसका आ जाएगा 120। कोई समस्या? ठीक है, कितना आ गया इसका 120 डिग्री। ये एंगल 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री एंड ये एंगल 120 डिग्री। कोई समस्या नहीं है, एंगल भी आपको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन। क्या हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है ना, क्या है हाइब्रिडाइजेशन। तो हमें क्या करना है, अगर वैल्यू ऑफ जेड आ गई 3 तो हमें कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले को देखना है। किसको देखना है, इस फॉर्मूले को देखना है। इस फॉर्मूले देखो कितने 3, तो देखो 1 2 3, एक एस का एंड 2 पी के, तो क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। ठीक है, ये बात क्लियर, नोट करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, बार बार बोल रहे हैं, नोट करते जाएंगे। ठीक है, अब हमें इसे इरेज करना होगा भाई, हम इसे हटा देते हैं। ठीक है, ओके आगे चल देते हैं थोड़ा सा। वैल्यू ऑफ जेड मान लेंगे अगर 3 आ जाती है, क्या आ जाती है, वैल्यू ऑफ जेड अगर आ जाती है 3, कितनी आ जाती है, वैल्यू ऑफ जेड आ जाती है आपकी 3, और उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है 1, मान लेंगे लोन पेयर 1 है, और तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। वैल्यू ऑफ जेड जब 3 है, लोन पेयर 1 है, तो बॉन्ड पेयर तो 2 ही बचे ना। हाँ, तो ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री तो भैया वैसी ही होती है जो डिसाइड करते हैं लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, यानी कि वैल्यू ऑफ जेड। तो इसकी ज्योमेट्री, जब वैल्यू ऑफ जेड 3 होती है तो ज्योमेट्री उसकी ट्राइगोनल प्लेनर ही होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर, ये बताइए ट्राइगोनल प्लेनर तो उसमें भी थी जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था। हाँ बिल्कुल, तो हमने बताया नहीं था कि ज्योमेट्री जो डिसाइड होती है वो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर से डिसाइड होती है। तो इसमें 3 है तो तीनों ही एडजस्ट करेंगे, कहाँ कहाँ, यहाँ एडजस्ट करेंगे। अब इसमें ये 2 तो हो गए एटम बॉन्ड पेयर, और एक हो गया आपका लोन पेयर। कोई समस्या नहीं है। अच्छा भाई, इसकी ज्योमेट्री कैसी, देखो यहाँ से ट्राइगोनल प्लेनर कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, कोई समस्या नहीं है। शेप की बात कर लेते हैं। हमने बताया था कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसकी जो शेप है वो डिफरेंट हो सकती है। बात क्लियर है? तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। बात क्लियर है? अब इसकी शेप जब डिसाइड होती है तो भैया हमें क्या करना होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को छुपा लेना होता है, और जैसी हमें शेप दिख रही होती है वैसी हम बता देते हैं। देखना जरा कैसी हो रही है, एंगुलर, कैसी शेप है, एंगुलर। तो हम यहाँ लिख देंगे भाई एंगुलर शेप कैसी हो जाएगी, एंगुलर। या फिर हम ये कह सकते हैं बेंट, या फिर हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं वी शेप्ड, वी शेप्ड, कैसी, वी शेप्ड। अच्छा, इसमें जो एंगल होगा वो कितना होगा, फिर ये इसकी शेप तो पता चल गई, अब इसमें एंगल कितना होगा भाई। एंगल के लिए अगर इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है तो इसमें एंगल होना चाहिए था 120 डिग्री। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ज्यादा रिपल्सन शो करता है। तो भाई बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा तो ये इसको धक्का दे देगा उधर। तो ये तो भाई 120 से ज्यादा हो गया, क्या हो गया, 120 से ज्यादा हो जाएगा। इसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ने इस बॉन्ड पेयर को भी धक्का दे दिया इधर, तो भाई ये एंगल भी 120 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी 120 होना चाहिए था, लेकिन अब जैसे वहां से धक्का दे दिया लोन पेयर ने तो ये भाई ये क्या हो जाएगा, ये जो है यहां पर एंगल 120 से क्या हो जाएगा, 120 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 120 से कम हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 120 ज्यादा है इस एंगल से। ठीक है, यानी कि 120 से कम एंगल, ये 120 से ज्यादा है, तो भाई इसमें एंगल
हम इस तरह से डिसाइड नहीं करेंगे जब तक हम इसकी और ज्यादा डीप स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसका लोन लोन पे इलेक्ट्रॉन ने इसको क्या कर दिया है, रिपेल करके इसका एंगल कम कर दिया है। तो हमें सिर्फ इतना इतना तो हम आपको बता सकते हैं कि इसका एंगल 120 से कम होगा और ये एंगल 120 से ज्यादा होगा, लेकिन एग्जैक्ट कितना होगा भाई, एग्जैक्ट पता करने के लिए आपको डीप स्टडी और करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि अभी नहीं करेंगे। चलो भाई अब चलते हैं आप इसका हाइब्रिडेशन। अगर इसका हाइब्रिडेशन निकालना है तो हमें वैल्यू ऑफ z से पता चलना है। 3 है तो काउंट करेंगे 1 1 2 3, तो इसका हो जाएगा भैया sp2। क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडेशन, हो जाएगा इसका sp2। कोई समस्या नहीं है। चलेंगे आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं, सब नोट करते जाना है, ठीक है, सभी चीजें नोट करते जानी है। अगर मान लेंगे वैल्यू ऑफ z क्या है 3 है, ठीक है, और उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, दो लोन पेयर हैं। अगर भाई 2 लोन पेयर होंगे तो एक बॉन्ड पेयर हो जाएगा, और जब एक बॉन्ड पेयर हो जाएगा तो उसकी क्या तो ज्योमेट्री होगी, क्या उसकी शेप होगी, ठीक है। तो हम इसको फिर डिस्कस नहीं करेंगे इस केस को, हम करेंगे फिर वैल्यू ऑफ z अगर 4 हो जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। अगर वैल्यू ऑफ z 4 है, लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 4 हो जाएंगे, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो देखो हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगर बॉन्ड पेयर 4 हैं 4 हैं तो उसके एटम भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। उसके जब एटम 4 होंगे तो सेंट्रल एटम के चारों ओर कहां कहां एडजस्ट होंगे, वो सेंट्रल एटम के चारों ओर ऐसी जगह पर एडजस्ट होंगे जहां पर उन्हें सबसे कम रिपल्सन मिले, ठीक है, सबसे कम रिपल्सन मिले। तो देखो इसमें कोई एक सेंट्रल एटम है, तो ये जो एक एटम है ये चला जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा प्लेन के अंदर, ये प्लेन के बाहर, और एक एटम यहाँ एक एटम यहाँ। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी आपकी टेट्राहीड्रल। कैसी होगी, टेट्राहीड्रल। देख लेंगे भाई इसको, ये आपकी टेट्राहीड्रल क्या होगी, ज्योमेट्री होगी। बात क्लियर है, कैसी होगी, टेट्राहीड्रल। अच्छा अब हम देख लेते हैं, जब वैल्यू ऑफ z 4 है, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो शेप उसकी क्या होगी, शेप भी वही होगी जो ज्योमेट्री होगी, ठीक है ना। तो इसमें सेंट्रल एटम है और ये आपके साइड एटम लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, साइड एटम। इसकी ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री भी हो जाएगी आपकी टेट्राहीड्रल। यहां लिख देते हैं टेट्राहीड्रल, टेट्राहीड्रल, और यहां भी क्या हो जाएगी, टेट्राहीड्रल। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। अच्छा अब चलते हैं इसके एंगल पर। अब हमें पता है कि कोई भी कंपाउंड की वैल्यू ऑफ z 4 आ गई है तो उसका एंगल भाई ये तो याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे याद करना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फिर इसकी शेप जो है उस तरह से सोचनी होगी कि इसके जो चारों जो एटम है किस तरह से एडजस्ट हैं, ये स्पेस में इस तरह से एडजस्ट होते हैं कि इनके बीच में जो एंगल बनता है 109.5 डिग्री बनता है, या हम कहेंगे 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। एंगल इसको याद रखना है आपको, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, अगर वैल्यू ऑफ z 4 है तो 4 काउंट कर लेंगे उधर, 1 2 3 4, तो एक हो गया s का और 3 हो गए p के, तो क्या हो गया sp3। याद करो जो हमने मीथेन कंपाउंड था उसमें जो वैल्यू ऑफ z निकाली थी सबसे पहले, उसकी वैल्यू ऑफ z 4 ही आ रही थी और उसमें बॉन्ड पेयर 4 ही थे, लोन पेयर एक भी नहीं था, तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल होगी, शेप भी टेट्राहीड्रल होगी, एंगल 109.5 डिग्री होगा, या हम कहेंगे 109 डिग्री 28 मिनट, और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। कोई समस्या यहां तक नहीं है। चलो और देख लेते हैं, अगर मान लेते हैं यहां पर वैल्यू ऑफ z 4 ही है, क्या है वैल्यू ऑफ z क्या है आपकी 4 है, वैल्यू ऑफ z है आपकी 4, तो और लोन पेयर है 1, बॉन्ड पेयर है 3, जैसे ही लोन पेयर 1 हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ z में से 1 चला जाएगा ना, कम हो जाएगा, तो बॉन्ड पेयर बचे 3, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी भाई, ज्योमेट्री तो डिसाइड होगी वैल्यू ऑफ z से ही, तो भाई मान लेंगे ये आपके क्या है सेंट्रल एटम है, इसका कोई भी ये अच्छा इसमें हम ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि
इसकी सारी पोजीशन एक जैसी होती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर वाला जो एटम था इसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे, लोन पेयर। और 3 एटम तो इसमें है ही है, क्या है इसमें, 3 एटम तो इसमें है ही है। बात क्लियर है। ये जो हम बी 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 जो लिख रहे हैं ना, बी बी का मतलब इसमें क्या है, कोई भी जो अटैच्ड एटम है वो। और ए जो लिख रहे हैं हम, ए का मतलब है सेंट्रल एटम, ठीक है। तो भाई इसकी ज्योमेट्री क्या होगी भाई, ज्योमेट्री देख लो, ज्योमेट्री है इसकी टेट्राहीड्रल। कैसी इसकी ज्योमेट्री, टेट्राहीड्रल। कैसी इसकी ज्योमेट्री, टेट्राहीड्रल, टेट्राहीड्रल, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे टेट्राहीड्रल। कोई समस्या। अच्छा, हमने कहा था कि अगर लोन पेयर एक भी नहीं हो तो जैसी ज्योमेट्री है वैसी शेप होगी, लेकिन अगर लोन पेयर हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देख लेंगे इधर। तो भाई इसकी शेप देखने के लिए शेप डिसाइड करते हैं बॉन्ड पेयर। तो इसमें देखो ये बना लेंगे सेंट्रल एटम, ये आपका है लोन पेयर, और इसमें ये आपके हैं क्या, ये क्या आपके, ये हैं आपके एटम्स जो अटैच्ड हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या कर लेंगे भाई, हम इसको कर लेंगे इस तरह से। तो भाई देखो इसमें किस तरह की ज्योमेट्री शेप दिख रही है, किस तरह की शेप दिख रही है, हम देखेंगे तो पिरामिडल दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है, हम इसमें पिरामिडल, मतलब अगर हम देखें तो ध्यान से अगर देखेंगे तो हमें पिरामिडल जैसी दिख रही है। तो इसकी क्या हो जाएगी, पिरामिडल शेप क्या हो जाएगी इसकी, पिरामिडल। एंगल क्या होगा इसका, अब देखो एंगल इसमें होना चाहिए था 109.5 डिग्री अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, लेकिन क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर क्या करेगा, रिपेल करेगा, बॉन्ड पेयर्स को नीचे धकेल देगा, और जब बॉन्ड पेयर्स को नीचे धकेल देगा तो भाई इनके बीच में तो 109.5 से ज्यादा होगी, और जो अदर एटम्स हैं उसमें 109.5 डिग्री से कम होगा, ठीक है। तो ये हम खत्म करते हैं। अब चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन पर। अगर वैल्यू ऑफ Z 4 है तो यहाँ पे 4 काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो 1s और 3p, तो sp3। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलो आगे चलते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर वैल्यू ऑफ Z 4 ही है, क्या है, अगर वैल्यू ऑफ Z किसी भी कंपाउंड में अगर हमने वैल्यू ऑफ Z निकाली, कैलकुलेट की, और कैलकुलेट करने के बाद में उसकी वैल्यू ऑफ Z आ गई 4, लेकिन और उसके बाद में फिर हमने क्या किया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाले। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए Z माइनस नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, तो मान लेते हैं यहाँ पर 2 है, तो भाई बॉन्ड पेयर भी बचेंगे 2। अब इसमें क्योंकि ज्योमेट्री डिसाइड होती है किससे, वैल्यू ऑफ Z से, तो इसलिए इसमें 4 जगह तो इसमें बनेंगी ही बनेंगी, 4 जगह तो इसमें बनेंगी ही बनेंगी। अब इसमें एक ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। एक मान लेंगे यहाँ लोन पेयर, कहीं भी लगा दो सारी पोजीशन सेम है। कैसी सारी पोजीशन सेम है, तो ये एक लोन पेयर यहाँ लगा दो भाई। चलो ऐसा लग रहा है बीच में लगा रहे हैं, है ना, तो बीच में मत लगाओ, ठीक है। दोबारा बना देंगे इसको। ये इस तरह से कोई भी एक सेंट्रल एटम है, एक ये आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक ये आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और एक आपका ये एटम, एक ये आपका एटम, ठीक है। बात क्लियर है। वैसे ज्योमेट्रीज की क्या होगी, ज्योमेट्रीज की टेट्राहेड्रल होगी, क्योंकि ज्योमेट्री डिसाइड होती है किससे, वैल्यू ऑफ Z से। अच्छा, अब हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे तो भाई इसको इधर भी ऐसे ही बना लो। जब हम इसको ऐसे ही बना लेंगे इधर, तो हमें इसकी शेप कैसी दिखाई देगी, शेप देख लो भाई। अगर हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को छुपा लेते हैं, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेप को डिसाइड नहीं करते, तो हम इसको हटा देंगे मतलब छुपा देंगे। तो देखो शेप इसकी कैसे दिखाई दे रही है। अगर हम देखें तो उल्टा वी जैसा लग रहा है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे वी शेप्ड या फिर एंगुलर, ठीक है ना, एंगुलर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसमें एंगल कितना होगा। एंगल के लिए भाई देख लो, अब इन दोनों के बीच में तो रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और जब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे, और बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे तो इनको क्या कर देंगे, इसको बिल्कुल सप्रेस कर देंगे, और ये 109.5 डिग्री से तो बहुत कम हो जाएगा, और ये बहुत ज्यादा हो जाएगा।
109 डिग्री से बहुत ज़्यादा, 109.5 डिग्री से क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ये वाला एंगल जो है बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। अब चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन पर। हाइब्रिडाइजेशन पर देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ जेड ही डिसाइड करती है। तो 4 हैं तो 1 2 3 4, तो sp3। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई, अब नेक्स्ट देखेंगे केस, तो उसमें क्या होगा, वैल्यू ऑफ जेड 4 और लोन पेयर अगर मान लेंगे 3 और बॉन्ड पेयर 1, और हमने बोला है कि अगर बॉन्ड पेयर 1 है तो हम क्या ही कहें फिर। तो अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ जेड हम देखेंगे 5 वाले। ठीक है, हम क्या देखेंगे, 5 वाले। हम देखो बहुत ज़्यादा केसेस को डिस्कस नहीं करेंगे, बस थोड़ी थोड़ी से डिस्कस कर लेंगे। मान लेंगे वैल्यू ऑफ जेड आ गई आपके, आपने किसी भी कंपाउंड की वैल्यू ऑफ जेड कैलकुलेट की, और कैलकुलेट करने के बाद में आ गया 5, उसमें लोन पेयर आ गया 0, उसमें बॉन्ड पेयर आ गया 5, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी भाई, हमें पता है कोई भी एक सेंट्रल एटम है, ठीक है ना, सेंट्रल एटम है, और हमारे पास में क्या है, बॉन्ड पेयर है 5, तो 5 किस तरह से एडजस्ट होंगे, तो देखो ध्यान से देखेंगे, ये आपके 3 एटम तो इस तरह से एडजस्ट होंगे एक प्लेन में। ठीक है, एक प्लेन में 3 एटम तो ऐसे एडजस्ट होंगे, तो ये कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना। अच्छा, और 2 एटम फिर बचे हुए कहाँ जाएंगे, एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। तो इसकी शेप अब देखो, यहां से जैसे हम इसे अटैच करेंगे तो कैसे हो जाएगी, पिरामिडल, और एक पिरामिड ऊपर बनना है, एक पिरामिड नीचे बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री से क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप क्या हो जाएगी भाई, अगर वैल्यू ऑफ जेड 5 है, लोन पर एक भी नहीं है, तो जो उसकी ज्योमेट्री है वही उसकी शेप हो जाएगी, वही उसकी शेप हो जाएगी। बात क्लियर है, तो इसकी क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल में देखो भाई, हमने अभी अभी बताया है तुम्हें कि ये जो एटम्स हैं 1 2 3 जो एटम्स हैं, ये एक प्लेन में हैं और एक प्लेन में बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर अटैच्ड हैं, और ये जो 2 एटम है, ये जो 2 एटम है, ये प्लेन के, जैसे ये एक प्लेन है तो प्लेन के जस्ट ऐसे करके खड़े हुए हैं, ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो भाई इनके बीच में बना हुआ एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, है ना, तो यहाँ लिख लो 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है ना, और जो ये एक प्लेन में है, एक ही प्लेन में है तीनों, तो इस सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 यानी कि ये वाला 1 2 3, तो जब 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसका एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसमें 2 तरह के एंगल होते हैं, टोटल कुल मिलाकर कितने एंगल होंगे, 5 एंगल्स में से जो 2 एंगल होंगे ऊपर वाला और नीचे वाला, यानी है ना, जो यहाँ पर हम ये कहें कि इसमें कुल मिलाकर जो एंगल है, जो ऊपर वाला जो एटम है वो हर एक एटम के साथ में क्या बनाएगा, 90 डिग्री। तो 3 ऊपर वाला और 3 नीचे वाला, तो भाई ये तो 6 एंगल हो गए 90 डिग्री के। चलो जो भी होंगे एंगल, है ना, चलो देख लेते हैं। इनके बीच में 3 एंगल होंगे 120 डिग्री के। ठीक है, चलेंगे भाई। तो अब देख लेते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ जेड ही डिसाइड करती है, कितने हैं, 5, तो 5 है तो 1 2 3 4 5, तो इसमें देख लेंगे 1 एस का है और पी के 3 है और डी का 1 है, तो कितना होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका sp3d। बात क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। चलो भाई, अब हम क्या करेंगे, लोन पेयर 1 लगा लेंगे और क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर 4 लगा के देख लेंगे कि क्या कंडीशन बन रही है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम कुछ एग्जांपल्स लेके उनकी ज्योमेट्री, शेप, एंगल एंड हाइब्रिडेशन निकालेंगे। ठीक है, मान लेंगे 1 है लोन पेयर और 4 है आपके बॉन्ड पेयर, तो भाई ज्योमेट्री तो उसकी वही होगी, ज्योमेट्री तो उसकी वही होगी, क्यों, ज्योमेट्री तो उसकी वही होगी। अच्छा,
इसमें हमारा एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, उसमें हमारा क्या है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो हम इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। ये हमने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लगा दिया। बात क्लियर है। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो उसे हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्री तो वही रहेगी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, बाईपिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ठीक है। अच्छा, अब इसकी शेप की बात कर लेते हैं। शेप डिसाइड करते हैं उसके, बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर कौन से हैं, 1 2 3 4। अगर मान लो हम इसको ऐसे कर दें, देखो ध्यान से, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके, ऐसे करके, ये देखो ध्यान से, ये हमने क्या किया, इसको पकड़ के ऐसे कर दिया, इस लोन पेयर को ऊपर कर दिया, और ये जो है इस तरह से जो था वो ऐसे हो गया है। अब देखो इसकी शेप कैसी दिख रही है, आपको दिख रही होगी, जो एक ऐसे करके ये कुछ बना हुआ है, इसके ऊपर ये है, इधर से झूले टाइप में ऐसे करके दिख रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, सीसॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सीसॉ टाइप में। देख लेना भाई क्या है, सीसॉ, ठीक है ना, सीसॉ ऐसे करके कुछ इसकी शेप रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। झूला जो होता है उसका नाम क्या होता है, देख लेना भाई, क्या उसी की शेप की है, ठीक है ना, बिल्कुल उसी की जैसी। अब इसके एंगल की बात कर लेंगे। एंगल इसका होना चाहिए था 90 एंड 120 डिग्री, लेकिन जैसे ही लोन पर इलेक्ट्रॉन आया तो उसने पूरा गड़बड़ कर दिया, यानी कि उसने इनके जो बीच में जो एंगल था वो डिस्टर्ब कर दिया, यानी कि लोन पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ज्यादा रिपल्शन करता है, तो इसलिए एंगल्स को डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है, एंगल्स ने कर दिया डिस्टर्ब, ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी कंपाउंड में अगर वैल्यू ऑफ Z 5 आ गई है तो 1 2 3 4 5, तो यानी कि 1 S का और P के 3 और D का 1, तो हो जाएगा भाई sp3। कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे नोट करते जाएंगे। अगर मान लेते हैं वैल्यू ऑफ Z आ जाती है 5 और लोन पेयर 2 एंड बॉन्ड पेयर 3 आ जाती हैं, तो क्या होगा भाई, तो देख लेंगे। इसकी ज्योमेट्री तो भाई सेम रहेगी, लेकिन चूंकि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 हो गए हैं अब। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो सर ये जो है आप इधर ही क्यों लगा रहे हो, आपने ऊपर नीचे क्यों नहीं लगाया। तो देखो भाई, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सियल पोजीशन को पहले क्या करते हैं, मतलब एक्सियल पोजीशन पर ही आते हैं पहले। वो कहाँ आते हैं, एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है। लेकिन जहां पर पोजीशन सारी की सारी पोजीशन सेम हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, कहीं भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हमारा ये एक्सियल पोजीशन पर ही आएगा, तो इसकी ज्योमेट्री तो होगी आपकी कैसी, ट्रायंगुलर प्लेनरी होगी। लेकिन अब देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, हमने यहाँ पर एक और एक्सियल पोजीशन पर हमने क्या लगा दिया है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लगा दिया है, ठीक है। अब देखो इसकी शेप कैसी दिख रही है, इसकी शेप देखो कैसी दिख रही है, इन दोनों को हटा देंगे तो कैसी, टी जैसी दिख रही है ना, तो इसको हम बोल देंगे टी शेप्ड। क्या बोल देंगे इसको, टी शेप्ड। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं हाइब्रिडेशन की। हाइब्रिडेशन चूंकि डिसाइड करता है Z, तो Z में 5 है तो वही हो जाएगा ना sp3d, कोई समस्या नहीं है, नोट कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। बात क्लियर। चलो एक और केस देख लेते हैं 5 में ही। अगर मान लो लोन पेयर 3 हो और बॉन्ड पेयर 2 हो, लोन पेयर 3 हो बॉन्ड पेयर 2 हो, तो भाई देखो इसमें ज्योमेट्री तो वही रहेगी, लेकिन एक और लोन पेयर आया है और वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा एक्सियल पोजीशन पर। कहाँ जाएगा आपका, एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है। तो देखो इस तरह का बन जाएगा कुछ, लेकिन इसकी ज्योमेट्री फिर भी आपकी ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल ही रहेगी। अब देख लेते हैं इसकी शेप। शेप में देख लेंगे भाई, इसके एक और एक्सियल पोजीशन पर क्या आ गया है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया है। क्या आ गया है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब भाई सारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हटा करके जरा देखना कैसा है, लीनियर दिखाई दे रहा है ना, तो इसकी शेप हो जाएगी लीनियर। कैसी हो जाएगी इसकी, लीनियर। कोई दिक्कत, हाइब्रिडाइजेशन में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि 5 है, 5 काउंट कर लेंगे, sp3d ही आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। बात क्लियर, खत्म। चलें अब हम इसमें ये देखें कि भाई लोन पेयर 4 है, बॉन्ड पेयर 1 है। बॉन्ड पेयर 1 की तो हमने पहली कहानी खत्म कर दी थी, ठीक है। तो हम बात कर लेंगे केस नंबर नेक्स्ट की, यानी कि अगर मान लो कि वैल्यू ऑफ Z 6 आ जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ Z
6 आ जाए तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं वैल्यू ऑफ जेड आ गया आपकी 6, क्या आ गई 6, और लोन पेयर 0 और बोन पेयर 6, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी सर, तो उसकी ज्योमेट्री होगी, देखो एटम कितने हैं, एटम है आपके 6, कितने एटम्स हैं 6, तो सारे के सारे एटम ऐसी जगह पर एडजस्ट होना चाहेंगे जहां पर उन बॉन्ड पेयर्स के बीच में रिपल्सन सबसे कम हो। तो देखो ये आपका कोई सेंट्रल एटम है, ये क्या आपका कोई सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम को दोबारा लिख देते हैं, सुंदर नहीं लग रहा था वो, कैसा नहीं लग रहा था, सुंदर, अब सुंदर लग रहा है देखो। तो इसके जो 4 एटम्स हैं वो आपके एक प्लेन में स्क्वायर शेप में एडजस्ट होंगे, कहाँ होंगे, एक प्लेन में स्क्वायर शेप में एडजस्ट होंगे, ठीक है, इस तरह से ये कोई स्क्वायर बनाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। और जो 2 एटम होंगे वो इस प्लेन के ऊपर एक एटम और इस प्लेन के नीचे एक एटम। तो भाई अब ये ज्योमेट्री कैसी हो गई, अब ये ज्योमेट्री हो गई आपकी ऑक्टाहेड्रल, कैसी, ऑक्टाहेड्रल, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है, बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं भाई शेप की। हमने कहा था कि अगर कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसकी ज्योमेट्री और शेप बिल्कुल सेम रहेंगे, उसकी ज्योमेट्री और शेप बिल्कुल सेम रहेंगे, यानी अच्छा हम लिखा है ना ऑक्टाहेड्रल, हाँ, अब ये यहाँ पर एक यहाँ हो जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा, इसकी शेप देखो बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल ही इसकी शेप रहेगी, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप रहेगी। अब बात कर लेते हैं भाई इसके एंगल की, एंगल की बात कर लेते हैं। तो ये दोनों तो प्लेन के, एक तो प्लेन के ऊपर है, एक प्लेन के नीचे है, और ये 4 जो हैं ये एक प्लेन में ही एक स्क्वायर बना रहे हैं, एक प्लेन में। तो ये जो चारों हैं जो एक प्लेन में स्क्वायर बना रहे हैं, तो भाई इन चारों का एंगल कुल मिलाकर कितना होगा 360 डिग्री, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 90 डिग्री, और ये प्लेन के ऊपर जो है वो भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है, 6 एंगल्स बन रहे हैं इसमें। तो भाई इसका सारे एंगल्स कितने होंगे 90 डिग्री के, सारे एंगल कितने होंगे 90 डिग्री के, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमने खोल रखा है इसीलिए आप लोगों के लिए, ठीक है। बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करता है वैल्यू ऑफ जेड, कितने इसमें 6, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि डी के 2 हो गया अब इस बार, तो एस का 1, पी के 3 और डी के 2। कोई समस्या नहीं है, बताओ, है तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे भाई एक काम करेंगे, अब हम नेक्स्ट केस हम देख लेते हैं। अगर, और हाँ एक चीज और, सबको नोट करते रहना भाई, वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। अगर मान लो हमने मिटा दिया है तो आप बैक करके देख सकते हो, ठीक है। अगर मान लेंगे लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर आपके 5, वैल्यू ऑफ जेड आई है आपकी 6, और इसमें लोन पेयर है 1, बॉन्ड पेयर है 5, तो भाई अब इसमें हम लोन पेयर कहाँ लगाएं, तो भाई लोन पेयर आप कहीं भी लगा दो, क्योंकि सारी पोजीशन सेम है, इसमें ऑक्टाहेड्रल है ना, तो सारी पोजीशन सेम है। तो हम क्या करेंगे, अपनी आसानी के लिए हम प्लेन के नीचे लगा देंगे, कहाँ लगा देंगे हम, प्लेन के नीचे लगा दो, ठीक है, यहाँ लगा देंगे, ये एटम नहीं है यहाँ पर, आपके प्लेन के नीचे हमने क्या लगा दिया है, ठीक है। अगर प्लेन के नीचे हमने लगा दिया है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब इसमें देख लेते हैं भाई शेप में क्या डिफरेंस आएगा। हमने इसमें नीचे लगाया था क्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मान लेंगे हमने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नीचे लगाया, ठीक है, बात क्लियर है, नीचे लगा दिया है, ठीक है। अब देख लेंगे इसकी शेप कैसी हो जाएगी, लोन पेयर को छुपा लो भाई, तो देखो ध्यान से देखेंगे, ये तो एक प्लेन है और प्लेन में क्या है, अगर हम इसको इससे अटैच करें, चारों एटम को इससे अटैच करें तो क्या होगा, पिरामिड बनेगा एक, तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, क्या है ये, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल कैसा हो जाएगा इसका शेप, यानी कि एक ये तो स्क्वायर तो बन ही रहा है, और इन चारों एटम्स को अगर हम इससे कनेक्ट करें तो क्या होगा, एक पिरामिड बनाएगा, तो क्या होगा स्क्वायर पिरामिडल, तो इसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। अब इसमें एंगल में क्या होगा भाई, एंगल में फिर वही लोन पेयर जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा फौरन क्या होगा, उसके एंगल्स में डिफरेंस पैदा कर देगा, ठीक है। बात कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे, 6 हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा इसका 1s का है और p के 3 हैं और d के 2 हैं, तो इसका हो जाएगा sp3d। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आगे चलें, इसका एक और केस डिस्कस कर लें, नहीं है, चलो इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं हम, अगर मान लो कि वैल्यू ऑफ z अगर आपकी 7 आ जाती है तो फिर क्या कहानी रहेगी। मान लेते हैं वैल्यू ऑफ z आपकी आ गई 7, ठीक है, वैल्यू ऑफ z आ गई आपकी 7 और उसमें लोन पेयर 0 और बॉन्ड पेयर 7, तो फिर क्या रहेगा इसका। तो भाई हमारे पास में हम ये मान के चलेंगे कि हमारे जो एटम जो कंपाउंड है, कंपाउंड में 7 एटम्स अटैच हैं। तो भाई क्या रहेगा इसमें, अब 7 एटम अटैच्ड हैं तो 5 एटम जो होंगे वो एक ही प्लेन में रहेंगे। किस में रहेंगे, एक प्लेन में रहेंगे। तो 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम और ये 5 एटम, ठीक है, बात क्लियर है। तो अब ये कैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी, पेंटागोनल हो जाएगी, नहीं हो जाएगी भाई, कैसी हो जाएगी, पेंटागोनल हो जाएगी। अच्छा अभी 2 एटम और बचे हुए हैं, तो 1 एटम प्लेन के ऊपर, ये एटम हमने बनाए हैं इधर, 1 एटम प्लेन के ऊपर और 1 एटम प्लेन के नीचे, ठीक है। तो अब इसकी शेप कैसी हो जाएगी, पेंटागोनल और 1 पिरामिड ऊपर 1 पिरामिड नीचे, नीचे बाई पिरामिडल। तो पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब इसकी शेप क्या होगी, शेप is equal to geometry if there is no lone pair electron, if there is no lone pair electron, तो ये पेंटागोनल एंड बाई पिरामिडल, एंड बाई पिरामिडल, तो यहां लिख देंगे भाई पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब इसमें एंगल क्या होगा भाई, हमें पता है जो प्लेन के ऊपर है और प्लेन के नीचे है ना, वो तो 90 डिग्री ही बनाएंगे, क्या बनाएंगे वो 90 डिग्री, बात क्लियर है ना, ठीक है। और ये जो 5 एटम्स हैं जो एक ही प्लेन में अटैच हैं, 5 एक ही प्लेन में, तो इक्वल एंगल बनाएंगे। अब हमें पता है कि पूरा एक सर्कल का कुल मिलाकर जो एंगल होता है 360 डिग्री होता है, उसको 5 में डिवाइड करना कितना आ जाएगा, करो करो कैलकुलेट, कितना आ जाएगा 72 डिग्री, 72 डिग्री, और जो प्लेन के ऊपर है उसका 90 डिग्री और जो प्लेन के नीचे है वो 90 डिग्री, तो इनका एंगल इतना हो जाएगा, समझ गए, 72 एंड 90 डिग्री, दो तरह के इसमें एंगल्स होंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो भाई हाइब्रिडाइजेशन इसमें डिसाइड करता है वैल्यू ऑफ z, तो 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1s का p के 3 और d के भी 3, तो इसमें हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। हमें उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम कुछ कुछ कंपाउंड्स लेकर के हम ये पता करते हैं कि उसमें ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, एंगल क्या है, हाइब्रिडेशन क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। चलो भाई अब इनको हम यहाँ से बिल्कुल ये खत्म कर देते हैं इस तरह से, और हम कुछ कंपाउंड्स लेते हैं। अब ये हमारी वीडियो लगभग खत्म की ओर है, ठीक है। चलेंगे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसा कि हमने सबसे पहले लिया था CH4, ठीक है ना। क्वेश्चंस आते हैं कि भाई CH4 है, ठीक है, CH4 है, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं, बॉन्ड पेयर बताओ कितने हैं, ज्योमेट्री बताओ उसकी क्या है, शेप बताओ उसकी क्या है, एंगल बताओ उसका क्या है, हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो भाई तो सबसे पहले आपको निकालनी होगी वैल्यू ऑफ Z। कोई समस्या है नहीं है, तो फिर क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, बस इसकी वैल्यू ऑफ Z निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4, हमने पहले कैलकुलेट करके दिखाया पहले स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में। इसमें मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 4, देखो काउंट ये 4, प्लस एनाइन नहीं है 0, कैटाइन नहीं है, माइनस करेंगे, कैटाइन नहीं है 0, ठीक है। वैल्यू निकल के आ जाएगी इसकी 1/2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4। अगर वैल्यू ऑफ Z 4 आ गई है तो हमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पहले निकाल लेने के, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। तो भाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z माइनस मोनोवैलेंट एटम, यानी कि जो मोनोवैलेंट एटम थे, जितने भी मोनोवैलेंट एटम थे उसको हम हटा देंगे। तो भाई Z कितने हैं 4, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 4, तो देखो भाई कितना आ गया इसमें 0, यानी कि
अगर वैल्यू ऑफ जेड 4 है, यहाँ देख लेंगे, लोन पेयर 0 है, बोन पेयर कितने हो जाएंगे फिर, जब लोन पेयर 0 तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, जितना वैल्यू ऑफ जेड है। अब इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी टेट्राहेड्रल, कैसे, 4 एटम अटैच्ड होंगे ना, तो वैल्यू ऑफ जेड ये आपकी 4 आ गई, हटा दें, ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो 4 आ गई है और लोन पर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री सी कैसे होगी, बॉन्ड इसमें 4 है तो सेंट्रल एटम ये है, सेंट्रल एटम इसमें क्या है, कार्बन, तो देखो कार्बन ले लो, क्या हुआ, इसको कार्बन ले लेंगे, ठीक है ना, क्या ले लिया हमने, कार्बन। अब इसके चारों ओर हम एटम्स लगा देंगे, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। कोई समस्या नहीं है, हमें ये भी पता है। अच्छा शेप की बात कर लें, तो हमें पता है कि अगर लोन पर इलेक्ट्रॉन 0 है तो जो उसकी ज्योमेट्री है वही उसकी शेप होगी। तो इसकी शेप क्या होगी भाई, शेप देख लेंगे, शेप भी बिल्कुल सेम ही रहेगी, शेप भी इसकी बिल्कुल, यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, तो ये हाइड्रोजन रहेगा, दिखाई दे रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा होगा तो बता देंगे, ठीक है ना। इसकी शेप भी क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इसमें एंगल क्या रहेगा, एंगल की बात कर लेते हैं, एंगल रहेगा इसमें 109.5 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि वैल्यू ऑफ जेड क्या है 4 और हाँ कितनी है 4, तो 4 काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा इसका sp3, यानी कि इस कंपाउंड की यानी CH4 की वैल्यू ऑफ जेड 4 है, लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 4 है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, शेप इसकी टेट्राहेड्रल है, एंगल है इसमें 109.5 डिग्री एंड हाइब्रिडाइजेशन है आपका sp3। क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है, हो गया है, ओके आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमने कुछ माइनस प्लस वाला कुछ भी हमने नहीं लिया था, तो इसमें हम एक कंपाउंड ले लेंगे, सी क्या ले लेंगे, CO3-2, ये आपका कंपाउंड है, क्या आपका ये कंपाउंड है CO3-2। चलेंगे इसमें सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ जेड, तो जेड निकालेंगे, इसमें जेड जब निकालेंगे तो भैया 1/2 मल्टीप्लाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सेंट्रल एटम इसमें कार्बन, तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, कैसे, इसका एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 4, ठीक है, तो इसका होगा 4। अब इसमें मोनोवैलेंट एटम कितने हैं भाई, इसमें मोनोवैलेंट एटम मींस जिसकी वैलेंसी 1 है। अब इसमें जो नंबर जो एटम्स अटैच्ड हैं वो कौन से हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 नहीं होती है, तो इसमें मोनोवैलेंट एटम एब्सेंट यानी कि 0 प्लस कोई एनाइन है, एनाइन का मतलब -4, तो एनाइन इसमें 2 है, तो भाई दोनों ऐड कर देंगे, माइनस कैटाइन, कैटाइन यानी कोई भी +4 दिखाई दे रहा है, कोई भी +4 दिखाई दे रहा है नहीं, तो यहाँ 0, ठीक है, बात क्लियर, कोई समस्या नहीं है। कैलकुलेट कर देंगे भाई, इसका क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 4 + 6, तो ये कितना हो गया, इसकी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ गई वैल्यू कितनी 3, वैल्यू ऑफ जेड आ गई आपकी 3, कोई दिक्कत। अब निकाल लेंगे हम लोन पेयर, लोन पेयर निकालने के लिए हम करते हैं लोन पेयर इज इक्वल टू जेड माइनस मोनोवैलेंट एटम, या फिर अच्छा इसमें मोनोवैलेंट एटम नहीं, सॉरी मोनोवैलेंट एटम नहीं, एटम अटैच्ड, क्या बताएंगे इसमें, एटम अटैच्ड, एटम अटैच्ड, तो भाई इसमें देख लेंगे Z कितनी है आपकी 3, एटम कितने अटैच्ड हैं 3, एटम कितने अटैच्ड हैं 3, तो क्या हो जाएगा इसमें लोन पे इलेक्ट्रॉन आ गए 0, तो लोन पे इलेक्ट्रॉन इसमें 0 है, तो वैल्यू ऑफ जेड है 3, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, लोन पे इलेक्ट्रॉन मार्कर दूसरा ले लेते हैं, तो इसमें देख लेंगे भाई वैल्यू ऑफ जेड है 3 और लोन पेयर है 0, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 3, तो इसमें इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी यानी कि कोई भी एक सेंट्रल एटम है C, तो इससे 3 एटम इस तरह से अटैच्ड होंगे, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, इसको हम भाई हटा देंगे यहाँ से, ठीक है ना, इसको हम हटा देंगे, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल
प्लेनर। कैसी? ट्राइगोनल प्लेनर। बात क्लियर है? ट्राइगोनल प्लेनर देख लेंगे। शेप कैसी हो जाएगी? अगर उसमें लोन पे इलेक्ट्रॉन 0 है तो उसकी शेप हो जाएगी बिल्कुल सेम। कैसी? बिल्कुल सेम। ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, बात कर लेते हैं एंगल की। तो एंगल हमें पता है कि अगर प्लेन में है, तीनों एटम बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर हैं, तो इसमें जो एंगल होगा आपका कितना होगा? 120 डिग्री। क्योंकि हमें पता है ये 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 120 डिग्री इनके बीच में एंगल हो जाएगा। बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू ऑफ जेड से पता चलता है, तो 3 है तो 1 2 3 यहाँ पर, तो sp2 इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा कोई और एग्जांपल देख लें क्या? नोट कर लेंगे सभी को। ठीक है, नोट करते जाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो वही देख लेंगे। यहाँ पर NH3 देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं हम? NH3 देख लें, चलेंगे। इसमें वैल्यू ऑफ जेड निकालेंगे। पहले वैल्यू ऑफ जेड निकालेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन कितने होते हैं? यानी नाइट्रोजन का होता है 7, और 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 5। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी 5 प्लस मोनोवैलेंट एटम 3 है 3, और ये हो जाएगा प्लस कोई भी एनाइन नहीं है 0, कैटाइन नहीं है 0, तो कितना आ गया? 1/2 और मल्टीप्लाई 8, तो इसकी वैल्यू आ गई 4, यानी कि वैल्यू ऑफ जेड आ गई 4। जब वैल्यू ऑफ जेड 4 है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड माइनस एटम, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड। एटम्स अटैच्ड भाई देख लेना। ठीक है, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड। तो z कितना है? z है आपका 4। नंबर कितने अटैच्ड है? सॉरी, एटम्स कितने अटैच्ड है? 3। देखो NH3 में 3 H है ना, तो इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया 1। क्या आ गया? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1। अच्छा, अब इसमें देख लेंगे भाई बॉन्ड पेयर कितने होंगे? फिर 3 होंगे ऑलरेडी। तो इसमें देखेंगे अब ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री तो आपकी क्या होगी? टेट्राहीड्रल ही होगी। ठीक है ना, कैसी होगी? टेट्राहीड्रल। यहाँ पर आपका कोई एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर आपके ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इसको हटा दें यहाँ से, ये हम यहाँ से हटा देते हैं, तो इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहीड्रल। कैसी होगी? टेट्राहीड्रल। इसकी शेप कैसी होगी? शेप के लिए भाई देख लेंगे, ये कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इसमें 3 एटम्स ऐसे अटैच्ड हैं, तो इसमें देखेंगे लोन पेयर को अगर छुपाएंगे तो कैसी दिख रही है? पिरामिडल। तो देखो इसकी हम बोलेंगे पिरामिडल। पिरामिडल कैसी होती है? पिरामिडल जैसी दिखती है। एंगल कितना होगा इसका? एंगल जो होगा, एंगल डिस्टर्ब हो जाएगा भाई। ये तो 109.5 डिग्री से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा थोड़ा, ये भी ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। वैल्यू ऑफ जेड 4 है तो 1 2 3 4, यानी कि 1 S का और P के 3, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। बात क्लियर है? तो लास्ट एग्जांपल देख लेंगे और उसके बाद में वीडियो को खत्म करते हैं। हम देख लेंगे H2O में। H2O में, ठीक है, H2O में देख लेंगे, वैल्यू ऑफ जेड निकालेंगे। वैल्यू ऑफ जेड आ जाएगी, इसकी सेंट्रल एटम है O, तो इसकी 1/2 मल्टीप्लाई O में कितने होते हैं? 8, यानी 2 6, तो यानी कि इसका हो जाएगा 6 प्लस 2 एटम अटैच्ड हैं, और प्लस यहाँ पर कोई भी माइनस चार्ज नहीं है 0, प्लस चार्ज नहीं है तो 0, यानी कि कुल मिलाकर 1/2 मल्टीप्लाई 8, और वैल्यू ऑफ जेड आ गई 4। अब इसमें लोन पेयर निकालेंगे, तो लोन पेयर इज इक्वल टू जेड माइनस नंबर ऑफ एटम अटैच्ड। नंबर ऑफ एटम अटैच्ड आप लिख रहे हो, बार बार अलग अलग लिख देते सर ये तो। अरे भाई आपको बस ये देखना है कि उस सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच्ड हो रहे हैं उसको माइनस कर देंगे बस। ठीक है, तो जेड आ गई है 4, और नंबर एटम है, नंबर ऑफ एटम जो अटैच्ड हैं वो है 2, तो उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2, तो बॉन्ड पेयर 2, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी भाई? ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी टेट्राहीड्रल। 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड 2 आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम हटा देंगे यहाँ से। जैसे ही हम हटाएंगे इसको, जैसे ही हम इसको हटाएंगे
तो यहाँ पर हम लिख देंगे टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल इसकी शेप कैसी हो जाएगी भाई, देख लो शेप कैसी हो जाएगी इसकी, देख लो। ये आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये आपके क्या हैं, बॉन्ड पेयर। तो अब इन लोन पेयर को छुपा दो। कैसी शेप दिख रही है, उल्टा वी जैसा दिख रहा है ना, तो हम लिख देंगे इसको बेंट या फिर वी शेप्ड। वी शेप्ड, ठीक है ना, वी शेप्ड, या फिर लिख देंगे एंगुलर। अच्छा, इसमें एंगल क्या होगा, एंगल डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। चलेंगे, हाइब्रिडेशन क्या होगा, 4 इसमें क्या है, z की वैल्यू है, तो 1 2 3 4, s का 1 और p के 3। कोई समस्या है, नहीं है, तो जल्दी से लिख लेंगे। और अच्छा, हमारा मन कर रहा है एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला, ठीक है ना। मान लेते हैं, हम ले लेते हैं XeF4, एक और लास्ट एग्जांपल XeF4, ठीक है ना। XeF4 अगर हम ले लेते हैं तो भाई पहले इसका हम क्या निकालेंगे, चलिए इसको थोड़ा, XeF4, ठीक है। तो इसको देख लेंगे भाई, वैल्यू ऑफ z निकालेंगे तो 1/2, और इसमें Xe का वैलेंस शेल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 8 होते हैं, क्योंकि ये इनर्ट गैस है ना, तो इनर्ट गैस में कितने, लास्ट में कितने होते हैं, 8। तो एटम मोनोवैलेंट एटम यानी F की वैलेंसी 1 होती है, तो इसमें कितने एटम्स हैं, 4। इसमें कोई भी माइनस चार्ज नहीं है और इसमें कोई भी प्लस चार्ज भी नहीं है, तो कितना आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 8 + 4, तो कितना हो गया, 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा इसका, 6, यानी कि z की वैल्यू आ गई 6। अब निकालेंगे आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर इज इक्वल टू z माइनस नंबर ऑफ एटम अटैच्ड, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड। तो भाई z कितना है, 6, माइनस एटम कितने अटैच्ड हैं, 4, तो 4 माइनस कर देंगे, इट मीन्स कि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2, तो भाई बॉन्ड पेयर बचेंगे 4। बात क्लियर है, इसको हम हटा दें यहाँ से। अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, हमें पता है जब z की वैल्यू 6 होती है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। मान लेते हैं Xe है, ठीक है ना, तो इसमें 4 क्या होंगे, 4 क्या होंगे इसमें, इस तरह से होंगे, है ना, स्क्वायर प्लेनर होगा ये, स्क्वायर प्लेनर। और यहाँ पर आपके ये जो है एटम्स, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल होगी इसकी जो ज्योमेट्री है, क्या होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, अब ये देखना है कि सर ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो हम इनको कहाँ लगाएं, तो भाई इसमें सारी पोजीशन सेम है, तो कहीं भी लगा दो आप। तो आप क्या करोगे, एक ऊपर लगा दो, ये F है, ये F है, ये भी F है, ये भी F है, और एक लोन पेयर नीचे लगा दो आप। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब भाई शेप की बात कर लेते हैं। तो जब हम शेप की बात करेंगे, हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जब एक लोन पेयर ऊपर लगा है, एक लोन पेयर नीचे लगा है, तो लोन पेयर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे और नीचे वाले लोन पेयर को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर हम दोनों ही लोन पेयर को हटा देंगे तो इसकी शेप कैसी दिखेगी, स्क्वायर प्लेनर। तो क्या हो जाएगी इसकी, स्क्वायर प्लेनर। कैसी, स्क्वायर प्लेनर, यानी कि स्क्वायर जैसा दिखेगा प्लेन में, तो स्क्वायर प्लेनर। एंगल क्या हो जाएगा, एंगल इसके डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अब चलते हैं हाइब्रिडेशन पर। हाइब्रिडेशन यानी वैल्यू ऑफ z डिसाइड कर दिया, तो 6 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 s का, p के 3 और d के 2, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप थोड़ा सा एक लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, और जो नीडी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।